हमारा आज का टॉपिक है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, प्रकाश और प्रकाश से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, ऐसे ही लाइट के बारे में हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश एवं प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक स्पेशली क्लास 12th क्लास के लिए ये वैसे है ही। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट एसएससी, पटवार, एयरफोर्स, नेवी, इन सब के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने वैसे लाइट के लिए बात की थी। ठीक है, हमने कहा था लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो विद्युत चुंबकीय के भाग, दृश्य भाग यानी कि विजिबल से ये इमिट होती है। ठीक है, जिसकी डिस्कवरी की थी न्यूटन ने, दृश्य भाग की। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया था जिसकी डिस्कवरी की थी वैज्ञानिक मैक्सवेल ने। ठीक है, लाइट के बारे में अगर हम और बात करें, लास्ट टॉपिक हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने छोड़ दिया था, हमने पढ़ नहीं पाए थे, भूल गए थे। एक और टॉपिक है लाइट के बारे में कि लाइट की जो नेचर होती है अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन, कंपन के आधार पर। ठीक है, वो कैसी होती है। जैसे अगर आपको बोले कि प्रकाश जो होता है, उनकी लाइट जो होती है, इसकी अगर हम नेचर के बारे में बात करें, अब नेचर के अकॉर्डिंग तो कई सवाल आते हैं कि जैसे ये ड्यूल नेचर का होता है, और अगर हम बात करें लाइट के नेचर के बारे में तो ये वाइब्रेशन के आधार पर यानी कि कंपन पर बेस्ड ये कैसे हो सकता है। तो कंपन पर बेस्ड टू टाइप की नेचर होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य, यानी कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश तरंग को हम इनमें से क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं या अनुदैर्ध्य कहते हैं, मतलब अनुप्रस्थ कहते हैं या अनुदैर्ध्य कहते हैं। अब सवाल एक उठता है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होता है। ठीक है, पहले इसके बारे में। तो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर कोई वेव, जैसे हम वेव के बारे में समझते हैं कि तरंग कैसे होती है, जैसा हमारे दिमाग में आता है, अगर वेव नाम आ गया तो इसका मतलब हमारे दिमाग में जो फॉर्मेट बनता है वेव का वही अनुप्रस्थ होता है। अब कैसे फॉर्मेट बनता है, हमने कहा वेव तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती। अगर कोई वेव इस तरह से चल रही है ऐसे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेव चलती है इसमें दो पॉइंट होते हैं। ऊपर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं सरंग, नीचे वाले को बोलते हैं गर्त, क्रिस्ट और ट्रफ। क्रिस्ट, ट्रफ, क्रिस्ट, ट्रफ, यानी कि सरंग, गर्त, सरंग, गर्त। एक तो ये वेव का फॉर्मेट होता है। दूसरा फॉर्मेट होता है वेव इस तरह से चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, ज्यादा यहां पे इस तरह से, फिर थोड़ा दूर दूर हो जाएगी, फिर पास पास, फिर ऐसे दूर दूर। ये दोनों ही वेव का फॉर्मेट है। एक कंपन इस तरह से होता है, एक कंपन इस तरह से होता है। ये जो वेव होती है इसमें ये जो वाइब्रेशन हो रहा है इसमें अगर कोई पार्टिकल बहुत पास पास में, तो इसको हम बोलेंगे ये यहां पर हो रहा है संपीड़न हो रहा है, कंप्रेशन। ठीक है, और अगर दूर दूर हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं विरलन। क्या बोलेंगे इसको, विरलन, रेयरफैक्शन। तो ये संपीड़न, ये विरलन, फिर ये संपीड़न, फिर ये विरलन। ठीक है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। इसमें क्रिस्ट, ट्रफ, सरंग और गर्त। अगर इस तरह की वेव बनती है, ऐसी वेव का नाम होता है अनुप्रस्थ वेव। इसको हम यहां पे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और अगर इस तरह से संपीड़न और विरलन के रूप में हो रही है तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य वेव। इसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य वेव, लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हमारा सवाल यह था कि प्रकाश जो होता है लाइट,
इसकी नेचर इन दोनों में से क्या होती है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है? तो हमारा आंसर होगा प्रकाश जो होती है हमेशा सरंग और गर्त के रूप में गति करता है। उसका जो तरंगाग्र जो फॉर्मेट बनता है उसमें क्रिस्ट और ट्रफ होता है, सरंग और गर्त होता है। इस कारण हम बोलेंगे कि प्रकाश की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बोले कि क्या अनुदैर्ध्य तरंग का कोई एग्जाम्पल है? अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है क्या कोई? तो इसका आंसर है ये भी है। हमारे जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव, ध्वनि तरंगे जो होती है वो कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे कभी भी सरंग और गर्त के रूप में गति नहीं करती। ध्वनि तरंगे हमेशा संपीड़न और विरलन के रूप में गति करती है। प्रेशर हाई, डेंसिटी हाई, प्रेशर कम, डेंसिटी कम, इस तरह से गति करती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है ये तो कौन सी होती है? साउंड वेव जो होती है, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव, ये कौन सी प्रकृति की होती है? अनुदैर्ध्य नेचर की। और जो प्रकाश तरंग होती है वो कैसी प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ठीक है। रस्सी में उत्पन्न तरंग जो होती है, रस्सी, डोरी, स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग को अगर झटका देते हो तो स्ट्रिंग किस तरह का मोशन करती है? स्ट्रिंग अनुप्रस्थ में होगी या अनुदैर्ध्य में होगी? अब आप खुद सोचिए, स्ट्रिंग हमेशा अगर आप झटका दोगे तो स्ट्रिंग इसी फॉर्मेट में चलेगी। इसका मतलब है स्ट्रिंग कैसी वेव होगी? अनुप्रस्थ होगी। कैसी होगी? अनुप्रस्थ। पानी के अंदर, पानी जो होता है, पानी में जब आप पत्थर मारते हो तो पानी इस तरह से फॉर्मेट करता है। तो पानी के अंदर कैसी तरंगें उत्पन्न होगी? तो याद रखना, पानी के अंदर दोनों प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है, दोनों तरह की, अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य। इसको याद रखना, ये आपने कई बार क्वेश्चन को सुना भी होगा कि पानी में पत्थर मारने पर पानी में कौन से प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है या पानी के अंदर कौन सी तरंगें उत्पन्न हो सकती है? तो हमारा आंसर होगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों टाइप की होती है। पानी की सतह पर अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है, वो इस तरह से गति करता है, आपने देखा होगा। लेकिन पानी के अंदर भी तरंग उत्पन्न होगी और वो तरंग कौन सी होगी? अनुदैर्ध्य होगी। तो पानी की सतह पर, सरफेस पे कौन सी होगी? ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ, और पानी के अंदर कौन सी होगी? अनुदैर्ध्य। तो पानी के अंदर दोनों ही प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। प्रकाश तरंग कौन सी होगी? अनुप्रस्थ होगी। रस्सी में कौन सी उत्पन्न होगी? अनुप्रस्थ होगी, ठीक है। ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अब आपने देखा होगा, एक नाम सुना होगा फिजिक्स के अंदर, ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप, कोई पाइप होता है जिसका हो सकता है दोनों सिरे खुले हो, या हो सकता है कि एक सिरा खुला और एक सिरा बंद हो। उसमें जब आप फूंक देते हो तो उसमें जो वेव उत्पन्न होती है वो वेव कौन सी होती है? ठीक है, बांसुरी, आप इसका एग्जाम्पल, बांसुरी में आप फूंक देते हो तो उसमें एक साउंड उत्पन्न होता है। उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती है वो कौन सी तरंगें होती है? अनुदैर्ध्य होती है। कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य। अब प्रकाश, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको सुनना, प्रकाश और ध्वनि ये दोनों ही प्रकार की तरंग होती है, ठीक है, दोनों अलग अलग नेचर की तरंग होती है। प्रकाश तरंग को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे, इसको हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, और इसके लिए नेचर का होना जरूरी है, माध्यम, मीडियम का होना जरूरी है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो दोनों में कॉमन होती है, चाहे वो प्रकाश तरंग हो और चाहे वो कौन सी हो? ध्वनि। अब कौन सी घटनाएं होती है जो दोनों में होती है, और ऐसी कौन सी घटना है जो दोनों में नहीं होती है और इन दोनों नेचर को डिफाइन करती है? ये सुनिए आप। अगर हम बात करते हैं परावर्तन की, तो परावर्तन प्रकाश में होता है क्या? होता है। ये तो हम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं प्रकाश का, परावर्तन को टकरा के और वापस चले जाना उसी माध्यम में होता है। ध्वनि में परावर्तन होता है, ध्वनि में भी होता है परावर्तन। किसी बंद कमरे में बोलते हो जब आप, तो हमें हमारी आवाज वापस सुनाई देती है। किसी पहाड़ी इलाके में आप बोलते हो तो आवाज वापस सुनाई देती है, जिसको हम बोलते हैं इको, प्रतिध्वनि होता है, ठीक है। दूसरा अपवर्तन, अपवर्तन प्रकाश में भी होता है और अपवर्तन ध्वनि में भी होता है।
व्यतिकरण की घटना ये भी दोनों में होता है। विवर्तन ध्वनि का तो बहुत इजीली होता है, प्रकाश का भी हम प्रेक्षित करते हैं, लेकिन एक ऐसी घटना होती है जो इन दोनों में से एक में होती है और एक में नहीं होती है, और वही इन दोनों नेचर को डिफाइन करता है। ठीक है, और वो होती है घटना ध्रुवण की। यहां मैं बीच में लिख रहा हूं ध्रुवण, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ध्रुवण की घटना जो होती है वो प्रकाश और ध्वनि में से किस में होती है? ठीक है, ध्रुवण होता क्या है, एक तरह से हमारी लैंग्वेज समझे तो मोड़ देना। मोड़ देना, जैसे कोई लाइट है या कोई साउंड का कोई स्रोत है, अगर आप ऐसे मोड़ते हो तो वो भी मुड़ता है। तो कौन मोड़ सकता है अगर हम घुमाने पर? जैसे एक टॉर्च है, टॉर्च को इस तरह से लाइट जा रही है, आपने टॉर्च को मोड़ा तो अब लाइट इधर नहीं जाएगी, अब लाइट कहां जाएगी? इधर जाएगी। आपने इधर मोड़ा तो लाइट अब इधर नहीं जाएगी, अब कहां जाएगी? इधर। लेकिन क्या साउंड घूम सकता है क्या? नहीं, साउंड तो चारों तरफ जाएगा। अगर किसी स्पीकर का मुंह इधर है तो लाइट साउंड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और साउंड इधर भी जाएगा। तो हम क्या साउंड को घुमा सकते हैं क्या? नहीं घुमा सकते हैं, लेकिन हम लाइट को इजीली घुमा सकते हैं। तो ध्रुवण किसका पॉसिबल है? ध्रुवण पॉसिबल है किसका? यहाँ पे प्रकाश का। ध्वनि का ध्रुवण पॉसिबल नहीं है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। पोलराइजेशन जो है वो साउंड का पॉसिबल नहीं है, बट पोलराइजेशन लाइट का पॉसिबल है। और यही घटना ये बताती है कि ध्रुवण जो होता है, पोलराइजेशन जो होता है, हमेशा केवल किसका होता है? अनुप्रस्थ नेचर का ही होता है। ध्रुवण की घटना जो होती है हमेशा कैसी होती है? अनुप्रस्थ नेचर की होती है। ध्रुवण कभी भी अनुदैर्ध्य तरंग का नहीं होता है। ये पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है कि प्रकाश के अंदर ध्रुवण पॉसिबल है, पोलराइजेशन, बट ध्वनि के अंदर ध्रुवण का होना पॉसिबल नहीं है। इस कारण प्रकाश कैसी नेचर का होता है? अनुप्रस्थ का होता है, जबकि ध्वनि कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। क्योंकि ध्रुवण की घटना जो होती है पोलराइजेशन, वो हमेशा किसका होता है? ट्रांसवर्स नेचर का ही होता है। जो ट्रांसवर्स नेचर की जो वेव होती है उसी का ही हमेशा पोलराइजेशन पॉसिबल है, लॉन्गिट्यूडनल का पॉसिबल नहीं है। इनकी ध्रुवण जो है केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही पॉसिबल है, अनुदैर्ध्य तरंगों का नहीं। इस कारण हम प्रकाश को यहाँ पे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ नेचर का। ठीक है, ये पॉइंट है आपको लाइट के बारे में, जो लास्ट टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था, याद रखना। प्रकाश कैसी नेचर होती है? अनुप्रस्थ। ध्वनि कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में क्या होता है? संपीड़न और अनुप्रस्थ में क्या होता है? सरंग और गर्त। अनुदैर्ध्य में क्या होता है? संपीड़न और विलय। ध्रुव, बाकी सब घटनाएं दोनों के अंदर होती है, प्रकाश और ध्वनि में, बट ध्रुवण जो घटना जो होती है वो केवल किस में होती है? प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं होती है। ठीक है, अगला जो हमारा आज का जो टॉपिक है मेन, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अगला हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके क्या नियम होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसकी शर्त होती है, ये ध्यान दीजिए। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सी लैंग्वेज हमने इसको समझाया, जैसे मान लिया ये कोई एक सरफेस है, ये कोई एक पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ को हम यहां पे एक स्पेशली नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे यहां पे अपारदर्शी। ये हमारे यहां पे अपारदर्शी पृष्ठ है, मतलब ये नॉन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, आमने इधर से इधर हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है। एग्जाम्पल दीवार हो सकती है, कोई टेबल हो सकती है, कोई बोर्ड हो सकता है, मिरर हो सकता है, दर्पण हो सकता है, ठीक है। एक अपारदर्शी पृष्ठ है, और अगर इस अपारदर्शी पृष्ठ है और इसके अभिलंबवत एक लंब खींचा हमने, ठीक है, इसको हम यहां पे बोलते हैं नॉर्मल अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल अभिलंब। अगर कोई प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आपतित होती है, इस पृष्ठ पर ये कोई प्रकाश किरण आपतित है, ये जो किरण है इसको हम यहां पे बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। IR लिखा मैंने, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है, ये कहलाती है आपतित किरण, ठीक है।
इस आपतित किरण का इस अभिलंब के साथ ये कोई कोण बन रहा है, ये वाला, इस कोण को हम बोलते हैं यहां पे आपतन कोण आई, इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, जब ये किरण इस पृष्ठ से टकराती है, मान लिया किसी भी माध्यम से होके आई है, ये हवा एक माध्यम, पूरा इधर हवा है, ठीक है, दूसरा माध्यम क्या है हमें नहीं पता, हमें यहाँ कोई मतलब नहीं इससे, बस ये एक पृष्ठ है जिसमें अपारदर्शी, मतलब ये लाइट यहां से यहां नहीं जा सकती। ठीक है, जब ये इस पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद ये अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम का मतलब है जिस माध्यम से आई है इस पृष्ठ से टकरा के और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इनकी हवा से आई है, सामने कोई दीवार थी, इससे टकरा के और वापस हवा में चली गई। ठीक है, तो ये जो लाइट जा रही है इसको हम बोलते हैं यहां पे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और इस परावर्तित किरण का इस अभिलंब के साथ ये जो कोण बना है इस कोण को हम बोलेंगे आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ठीक है, ये आई और ये क्या है आर। अब ये वाली जो घटना है कि अगर किसी प्रकाश किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर और उसी माध्यम में लौट जाना, पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो अगर हम एक लाइन में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रकाश किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर, किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना, पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रकाश किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये वाली जो घटना होती है इसी को हम बोलते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसकी मेन शर्त ये है कि आपके पास जो पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी पृष्ठ होना चाहिए, ये इसकी एक शर्त है, ये प्रकाश के परावर्तन की शर्त है। इसकी कंडीशन है कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन की, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि ये नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम जो हमने लिया है, अपारदर्शी पृष्ठ, ये हम कौन सा ले, तो ध्यान रहे सबसे अच्छा जो मेटल होता है, सबसे अच्छा परावर्तक पृष्ठ, इसको हम बोल सकते हैं परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं, यही से हो रहा है। सबसे अच्छा जो परावर्तक पृष्ठ माना जाता है वो माना जाता है सिल्वर मेटल को। किसको माना जाता है, सिल्वर मेटल। ये आपको याद रखना, ये सबसे बढ़िया यहां पर है, ये आपको टॉपिक के ये चीज सुनने को कम मिलेगी। सबसे बेस्ट जो परावर्तक पृष्ठ माना जाता है वो कौन सा होता है, सिल्वर मेटल। कौन सा होता है, सिल्वर। सिल्वर मेटल जो होता है सबसे बेस्ट परावर्तक पृष्ठ माना जाता है, जिसमें परावर्तन के नियमों का एकदम एक्यूरेटली इसका मतलब फॉलो होता है। ठीक है, सिल्वर मेटल। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट कि हमने परावर्तन कहां देखा है, हमने जब भी मिरर के बारे में पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है, मिरर के बारे में। जो दर्पण जो होता है हमारे पास, दर्पण, मिरर, अगर आपके सामने कोई मिरर आ गया, जैसे हमने मिरर के बारे में पढ़ा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर। मिरर जब भी नाम आ गया तो आपको ये मान के चलना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर मिरर आपके सामने आ गया इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, प्रकाश का परावर्तन। तो मिरर जो होता है दर्पण, इसको हम लिख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होता है, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। मिरर इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर इज बेस्ड ऑन द
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमेशा प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपको याद रखना है। इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कौन? मिरर। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम इसमें प्रकाश के ये जो परावर्तन होता है ये कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का परावर्तन होता है? तो परावर्तन को जनरली हमें 2 टाइप में डिवाइड किया, 2 प्रकार होते हैं इसके जो टाइप होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, ये 2 होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं नियमित परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है अनियमित या जिसको हम बोल सकते हैं विस्तृत परावर्तन, इरेगुलर। ठीक है, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन क्या होता है? तो नियमित परावर्तन का मतलब है कि ये जो आपने जो पृष्ठ लिए, ये जो पृष्ठ लिए अपारदर्शी जो परावर्तक पृष्ठ लिया है, ये एकदम स्मूथ होना चाहिए, एकदम चिकना पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एकदम चिकना पृष्ठ है, स्मूथ पृष्ठ है, और इसमें अगर लाइट आई और ऐसे चली गई, ये जो परावर्तन होगा इसको तो हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे इसको? नियमित। ठीक है, और अगर पृष्ठ हमारे पास इस तरह से है, थोड़ा रफ है, कैसा पृष्ठ है? रफ, यानी कि खुरदरा पृष्ठ जिसको बोलते हैं। ठीक है, खुरदरा, तो इसमें जो प्रकाश का जो परावर्तन होगा, तो ये जो परावर्तन होगा टकरा के और वापस उसी माध्यम में लौट जाना, इसको तो हम बोलेंगे विस्तृत परावर्तन, और इसको हम क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। शर्त क्या है कि इसका ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ कैसा होना चाहिए? आपके पास स्मूथ होना चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये कैसी होनी चाहिए? रफ होनी चाहिए आपके पास। ये सरफेस रफ होनी चाहिए, और ये कैसी होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए, मतलब चिकनी होनी चाहिए, और ये कैसी होनी चाहिए? खुरदरी सरफेस होनी चाहिए। अगर स्मूथ सरफेस है तो कैसा परावर्तन? नियमित, और अगर इस तरह से रफ सरफेस है तो कैसा होगा? विस्तृत परावर्तन। ये 2 टाइप का परावर्तन होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास परावर्तन में टॉपिक आता है कि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, वो नियम क्या होते हैं? ठीक है, तो परावर्तन के अगर हम नियमों की बात करें, हमारा टॉपिक है परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नियम होते हैं परावर्तन के? ठीक है, तो ये हमने 10वीं लेवल तक भी पढ़ रखा है परावर्तन के नियमों के बारे में। फर्स्ट लॉ जो हमारे पास होता है कि प्रकाश किरण अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ जितने एंगल से आती है उतने एंगल से जाती है, जितने कोण से आ रही है उतने ही कोण से जाएगी। इनकी हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ होगा एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर। ठीक है, कोण आई को हम यहां पे क्या बोलते हैं? आपतन कोण, और कोण आर को हम यहां पे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, अगर ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, तो आपको ये मान के चलना होगा कि ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण। याद रहे कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ये हमेशा किसके साथ लिए गए? अभिलंब के साथ। ये वाला इसके साथ ये एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल आई है, और यही एंगल कौन सा है? आर। जितना ये होगा उतना ही कौन सा होगा? ये होगा हमारे पास कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, दूसरा नियम ये होता है, ये कोई नियम ऐसे फिक्स नहीं है कि पहला यही है और दूसरा ही है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 2-3 नियम होते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको कहीं किताबों में लिखा कि ये दूसरा नियम है, ये पहला नियम है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा नियम हम इसमें क्या पढ़ते हैं? ठीक है, कि ये जो इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब। अभिलंब का मतलब नॉर्मल, लाइज ऑन द सेम प्लेन, लाइज ऑन द सेम प्लेन। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं।
ये हमारे पास 3 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे पास 2 नियम है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। 3D में अगर हम इसको देखें तो ये तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसमें मालूम नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आ। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। इसका तीसरा नियम क्या होता है, ये 2 नियम तो हम हर कहीं पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं फिजिक्स में, ये 2 नियम तो आते हैं, सबको आते हैं। तीसरा नियम क्या होता है इसका, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप 10th लेवल से स्टैंडर्ड में आ चुके हो तो आपको तीसरा नियम भी पता होना चाहिए, ठीक है। वो नियम परावर्तन का क्या होता है कि अगर ये किरण जो आपतित किरण आ रही है, अगर हम इसका वेग v माने, इसका वेग हम यहां पे क्या माने, v माने, यहां मैं इसको मिटा दूं, इसका वेग v मान लेते हैं, इसका तरंगदैर्घ्य को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से, ठीक है। लैम्डा मान लेते हैं इसका, क्योंकि वेव की फॉर्म में आती है ऐसे, और ये वेव की फॉर्म ऐसे जाती है। और इसकी आवर्ती जो मान लेते हैं f, इसका वेग भी है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और आवर्ती क्या है, f। तो ये जो तरंग जाएगी, ये तो आपतित किरण का हमने माना तीनों का, वेग भी है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और आवर्ती क्या है, f है। तो ये जो परावर्तित तरंग जाएगी, इसका वेग क्या होगा, इसका लैम्डा क्या होगा और इसकी आवर्ती क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि परावर्तन की घटना चूंकि इस माध्यम से आई है और टकरा के इसी माध्यम में चली गई, हवा से आई है और हवा में चली गई, इसका मतलब है ना तो इसके कोई वेग में चेंज होगा, तुमने क्या देखा है कि ना हवा से आई है और टकरा के वापस हवा में गई, तो ना तो इसके कोई वेग में चेंज होगा, ना इसके तरंगदैर्घ्य में चेंज होगा, ना इसके आवर्ती में चेंज होगा, ठीक है। तो तीसरा नियम हमारे पास यही है कि v, लैम्डा और f, v का मतलब वेग, स्पीड, लैम्डा का मतलब क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य, इनकी वेवलेंथ, ठीक है। और f का मतलब हो गया आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। इन तीनों के अंदर परावर्तित जो किरण है, इन तीनों के अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये तीनों हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, नो चेंज, क्या रहेंगे, नो चेंज। तो परावर्तन की घटना में अगर आपतित किरण का वेग v है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और आवर्ती f है, तो परावर्तित प्रकाश का वेग क्या रहेगा, v रहेगा, तरंगदैर्घ्य लैम्डा रहेगा और आवर्ती क्या रहेगी, f रहेगी। इन तीनों के अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये होता है हमारे पास परावर्तन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम थोड़ी सी बात करें कि अगर ये जो लाइट आ रही है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता आई मान के चले, क्या मान के चले, आई, तो इसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन होगा क्या, हम बोलेंगे इसकी तीव्रता में चेंज होगा। मान लिया कितना है, आई डैश, तो कम होगा या ज्यादा होगा, तो चूंकि ये लाइट आ रही है वेव की फॉर्म में आ रही है, तो इसकी थोड़ी सी तीव्रता जो ये पृष्ठ जरूर रख लेगा, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। लाइट आ रही है, बोर्ड पे गिर रही है, तो थोड़ा बोर्ड भी तो गर्म होगा ना, है, तो इसकी तीव्रता जो है ये थोड़ा रख लेगा, इस कारण ये जो लाइट जाएगी इसकी तीव्रता में थोड़ी सी क्या होगी, कमी होगी। तो ये जो आई डैश है ये हमेशा इस आई से क्या होगा, कम होगा, इनकी तीव्रता जो होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट वेग v, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और आवर्ती f के अंदर कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये होता है परावर्तन का तीसरा नियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, जैसे मान लिया ये कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये गिर रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐसे क्या होता है, ये तो अभिलंब होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, और नॉर्मल के ऊपर ऐसे लाइट आपतित हो रही है इस तरह से, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपतन कोण आई जो होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है। अब यही आपतित किरण और यही अभिलंब है, तो कोण आई कितना हो गया, जीरो हो गया, कोण आई कितना हो गया, जीरो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं इस तरह से। अगर कोण आई जीरो है तो कोण आर क्या होगा, तो हमारा नियम यही कह रहा है कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। परावर्तन का नियम होता है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अगर ये आई है तो आर भी कितना होगा, जीरो। बताओ आर जीरो कैसे होगा,
आर किसके साथ कोण होता है? परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण। इसका मतलब है कि आर जीरो तब होगा जब ये किरण टकरा के और वापस ऐसे ही जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तभी आर जीरो होगा। इसका मतलब है ये एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी कितना होगा? जीरो। अब आप ये ध्यान रखना, आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है। हमारे पास जो आई और आर जो होता है ये अभिलंब के साथ कोण होते हैं, ये कोण होते हैं, ना कि ये होते हैं, ठीक है। इस कारण अगर ये इसके पृष्ठ के ऊपर आपकी हो रही तो एंगल आई जीरो है, तो एंगल आर भी कितना होगा? जीरो। और एंगल आर जीरो कब होगा? जब ये किरण वापस ऐसे जाएगी। इस प्रकार का जो परावर्तन होता है, इस परावर्तन का नाम होता है अभिलंबवत आपतन। स्पेशली परावर्तन को हम यहां पे बोलते हैं अभिलंबवत आपतन। क्या बोलेंगे इसको? अभिलंबवत आपतन, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस, क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल इंसिडेंस, अभिलंबवत आपतन, ठीक है। दूसरा आप सोचिए, इस तरह से कोई क्वेश्चन है, ये एक पृष्ठ है और ये अभिलंब है हमारे पास, नॉर्मल है। एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से प्रकाश किरण आ रही है। अब बताओ कैसे जाएगी ये? आई कितना है, आर कितना है? ऐसे आ रही है, ठीक। इसका अभिलंब के साथ कोण कितना बना बताओ? एंगल ऑफ आई कितना बना बोलो? 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ आई 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ आर कितना होगा? 90 डिग्री। अब 90 कैसे बनेगा बताओ? ऐसे जाएगी, इस तरह से, ये से। तो एंगल ऑफ आर जो है वो भी कितना बना? 90 डिग्री। ये ध्यान रखना भैया, ऐसे टकरा के इधर नहीं जाएगी, क्योंकि पृष्ठ हमारा ये थोड़ी है, ये तो एक काल्पनिक लाइन है, अभिलंब है, पृष्ठ तो ये। अगर इस तरह से जा रही तो लाइन ऐसे सीधी निकल जाएगी प्रकाश के लिए, इस तरह से, ठीक है। एंगल ऑफ आई 90 है तो एंगल ऑफ आर भी कितना हुआ? 90। ये स्पेशली जो परावर्तन